नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आज चंद घंटों के लिए कराची पहुँचे। लोगों को तवक्कुआत तो बहुत हो गई, मीडिया में भी और सियासी हलकों में, कि शायद कराची के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन जो हुआ वो यही हुआ कि वज़ीर आज़म अपने स्केड्यूल के हिसाब से पहुँचे कराची पोर्ट ट्रस्ट में। वहाँ पर शिप लिफ्टिंग और ट्रांसफ़र ऑफ कार्गो के हवाले से एक उन्होंने प्रोजेक्ट की इनाग्रेशन की, उसका इफ्तिताह किया। कुछ वक्त उन्होंने कराची पोर्ट ट्रस्ट में गुजारा और उसके बाद वो वहाँ से लसवेला चले गए, जहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से वो प्रोजेक्ट को देखना चाहते थे। अब वज़ीर आज़म के हवाले से तवक्कुआत तो बहुत है। कराची में 3 बरस हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कराची में गैर मुतवक्का तौर पे बहुत सीटें ले ली, और उसके बाद तवक्को यही थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची शहर के लिए कुछ डिलीवर करेगी, लेकिन वो डिलीवरी सामने नहीं आ सकी। और मसलसल तनकीद यही है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, गवर्नर भी कोई बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है या बहुत कैपेसिटी नहीं रखते कराची के लिए कुछ सोचने के हवाले से। कराची के आवाम की मुश्किलात का मदावा करने में तहरीक इंसाफ का ना तो कोई इनिशिएटिव सामने आया है, ना कोई कैपेसिटी सामने आई है। और आज भी हमने देखा यही कि वज़ीर आज़म जिनसे तवक्को थी कि कराची के हवाले से शायद कोई मुलाकातें करते, कोई इनिशिएटिव लेते, कोई बात करते, ख़ास करके जबकि ये बात कही जा रही है इस्लामाबाद में मसलसल कि तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन से पहले सिंध में पंजे गाड़ना चाहती है, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज करना चाहती है, अपनी एक जमात की हैसियत से इंटीरियर सिंध में जाना चाहती है। तो कराची के हवाले से इतनी खामोशी क्यों, इतना साइलेंस क्यों, ये एक बुनियादी सवाल है जिससे हम एड्रेस करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के इस ट्रिप के मौके पे बिलावल भुट्टो जो अमेरिका से पहुँचे हैं, अमेरिका में बहुत मुलाकातें करके आए हैं, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं हमें कि मुलाकातों की नौइयत क्या थी। बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस ब्रीफिंग की और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की हुकूमत ने कराची और सिंध के पैसों को डिनाई कर दिया है, NFC अवार्ड का शेयर भी नहीं दिया। कहते क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, मैं आपको सुनाता हूँ। जो हमारा NFC का हक है, जो हमारा शेयर का हक है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। 1 साल हो चुका है, 1 रुपया ना नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, 1 कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, 1 मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची और इस सूबे के अवाम को तकलीफ पहुंचाया है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम की मसाइल हल कर सकते हैं। यानी बिलावल जरदारी भुट्टो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने कराची शहर के लिए ना कोई धेला नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कोई ईंट वहाँ नहीं लगाई, सिर्फ कराची के लोगों को और सिंध के लोगों के मफादात को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। और अब इनकी हुकूमत जो है वो जाने वाली है, बहुत जल्दी जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी। इसी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये भी कहा कि उनको तवक्को है कि हुकूमत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इंतखाबात जो हैं जल्दी होंगे, यानी 2023 के बजाय इलेक्शन जो है वो 2022 में भी हो सकते हैं। अब ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में चूँकि बिलावल भुट्टो बोले तो खामोशी तो रह नहीं सकती थी, ये आदत है नहीं यहाँ पे वफाक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और जो स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के जनाब फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने भी जवाबी हमला किया बिलावल भुट्टो पर। फर्जंदे जरदारी हैं, जरदारी की करप्शन के जो हैं वो वारिस हैं, वो आज आकर जो है वफाक को ये कह रहे थे कि वफाक कुछ नहीं दे रहा। आपका ध्यान, आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो माल बनाने के ऊपर है, करप्शन के ऊपर है, लूट मार के ऊपर है। सवाए सिंध के लोगों को भूख के, प्यास के और थर का जो बुरा हाल है, जो सिंध के अस्पतालों का हाल है, 14-14 अरब रुपए की गंदम वहां पर चोरी हो जाती है और वो कहते हैं कि चूहे खा गए। आप 500 नैबज़दा लोग जो है वो सिंध के अंदर आपके सरकारी महकमों के अंदर बैठे हुए हैं। नाज़रीन, यहीं से आपने सबको सुन लिया, यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं वो एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। कराची से मेंबर हैं सिंध असम्बली की, इससे पहले फॉर्मर एडवाइज़र रह चुकी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध की, और बहुत ही आर्टिकुलेट, वेरी वेल स्पोकन लीडर हैं। मस से मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच शर्मिला फॉर ज्वाइनिंग अस। शर्मिला के साथ ही हमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची MPA हैं सिंध असम्बली के अंदर जनाब खुर्रम शेर जमान साहब, तहरीक इंसाफ के लीडर, भी एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। कराची हमारा फोकस रहेगा।
जाएगा। और इसी हवाले से अरशद वोरा साहब जो वाइस चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के, इससे पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं कराची शहर में, एक्स पार्लियामेंटेरियन हैं सिंध के अरशद वोरा साहब भी मुझे कराची से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। आज के पूरे प्रोग्राम की जो बहस है वो कराची के मसाइल और तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, पीपल्स पार्टी क्या नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी को क्या खदशात हैं, उस हवाले से हमारी बहस है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने, मैं आपकी तरफ आऊँगा पहले खुर्रम शेरजवान साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई इनिशिएटिव का ऐलान नहीं लिया, उन्होंने कराची के हवाले से कोई बात नहीं की कम अज़ कम। खुर्रम साहब, मैं दोबारा बात करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने कराची के हवाले से कोई बात आज की नहीं ऐसी, ताहम बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपकी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने NFC में जो शेयर देना था 1100 अरब का, उसका टका नहीं दिया, एक ईंट नहीं लगी, एक धेला नहीं आया वहाँ पे। नहीं, देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं कि वज़ीर आज़म साहब का आज जो कराची आने का मकसद था, ये पहले से इनका जो ट्रिप था वो प्लान था, और उसके अंदर सबसे पहला रीज़न था जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है उसका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको वो देखना चाहते थे। मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी ब्रीफिंग्स उनको देनी थी, वो उन्होंने दी हैं। उनके आगे के प्लान्स क्या हैं, उनकी कंप्लीशन डेट्स क्या हैं और उनका टाइम लाइन क्या है, वो उन्होंने देना था। उसके अलावा रिगार्डिंग कराची जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कराची को ट्रांसफॉर्म करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं कर सकती। सो वजीर आजम साहब का रिगार्डिंग कराची की जो आज मीटिंग थी वो जानना चाहते थे कैसे करेगी, जब 3 साल गुजर गए आपने कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है तो क्या करेंगे आप कराची के लिए? जी, मैं आपको बता देता हूं, मैं वही आपको अपनी बात अपनी मुकम्मल कर रहा था कि वजीर आजम साहब स्टेटस पूछना चाहते थे कि जो प्लान्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जो अनाउंस हो चुके हैं, उसका क्या स्टेटस है। सो वजीर आजम साहब को बताया गया कि जब कराची में बारिशें होती थी और शहर डूब जाता था तो वफाकी हुकूमत ने फंड्स रिलीज किए 3 बड़े नालों के, जो कि गुजर नाला है, जो कि महमूदाबाद नाला है, जो कि औरंगी नाला है। उसके ऊपर काम तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है और उसकी रीसेटलमेंट भी चल रही है, उसके एतराफ के अंदर रोड भी बन रहे हैं और दीवारें भी खड़ी जा रही हैं। वजीर आजम साहब को बताया गया कि आपके दिए हुए फंड से कराची शहर को 52 फायर ब्रिगेड जो है वो कराची शहर के अंदर डिलीवर हो चुकी हैं। वजीर आजम साहब को आज की ब्रीफिंग के अंदर बताया गया कि जो आपने अपने MNS के जरिए SDG गोल्स के तहत 9 अरब 90 करोड़ रुपए जो दिए थे, उसके तहत तमाम MNAs और MPS के हलकों की गलियां मोहल्ले मुकम्मल हो चुके हैं, जिसकी इंडोर्समेंट चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी की थी और तनकीद की थी इनफैक्ट मुराद अली शाह साहब ने, और उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में कोई वजीर आजम जो है किसी शहर की गली मोहल्ले नालियां नहीं बनाता, क्योंकि आप नाकाम हो गए इसलिए हमें बनानी पड़ी। वजीर आजम साहब को बताया गया कि जो आपका K4 मुकम्मल हो रहा है, जो कि वापडा बना रहा है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 साल के अंदर 25 अरब रुपए खर्च करके जाया कर दिए। वापडा का स्टेटस क्या है, कहां तक कितना काम हो चुका है, कब उसकी कंप्लीशन है, कब उसकी फाइनल डेट है, वो बताया गया। वजीर आजम साहब को यह भी बताया गया कि चाइना पोर्ट के ऊपर बसेस पहुंच चुकी हैं ग्रीन लाइन की, और नेक्स्ट मंथ जो है K4 ग्रीन लाइन की जो इनॉग्रेशन है कराची शहर के अंदर। वजीर आजम साहब को यह बताया गया कि वफाकी हुकूमत के फंड्स के जरिए आपका नेपियर रोड कराची का मुकम्मल हो गया है, आपका जो मंगोपीर रोड है उसको स्टार्ट ले लिया गया है, जो कि अनदर 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा, और निश्ता रोड जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। उसके अलावा वजीर आजम साहब को यह भी बताया गया कि वजीर आजम के फंड्स के जरिए जो KCR पे काम हो रहा है वो कितना मुकम्मल हो गया है, और फाइनली उसके साथ साथ जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में भी बताया गया। अब मैं आपसे गुजारिश के साथ एक बात पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि ये सारे काम क्या NFC अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की बनती है? ये वो तमाम काम हैं जो वफाकी हुकूमत ने एडिशनल काम किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम ना करने पे। आखिर में मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि बिलावल जरदारी साहब को अभी सियासत में बहुत टाइम लगेगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि NFC अवार्ड के जो पैसे थे वो वफाकी हुकूमत खुद सोच समझ के लगा रही है और वो नहीं समझती कि शर्मिला फारूकी साहिबा की पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फंड देने चाहिए, वफाकी हुकूमत खुद उन फंड्स को खर्च कर रही है? ये कह रहे हैं आप? मुझे सही समझ आइए। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल भी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैंने नहीं कहा। ये जितने काम मैंने आपको डॉक्टर साहब बताए ये सारे एडिशनल काम हैं जो वफाकी हुकूमत ने वजीर आजम साहब के कहने के ऊपर यहाँ पे कराए हैं। ये वो सारे काम हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कराची में हाईलाइट किए थे कि ये काम करने हैं। NFC के जरिए जो पैसा इनको जा रहा है, जो लूटमार चल रही है, करप्शन चल रही है, वो तो डॉक्टर साहब अलग है। ये तो वो पैसा है जो एडिशनल खर्च किया गया है। उसके साथ साथ नॉर्थ नाजमाबाद में 6 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। ठीक है, अब जरा रुकिए मेरे साथ डॉक्टर साहब, शर्मिला फारूकी साहब को आने दीजिए। शर्मिला फारूकी साहब बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि 1 अरब रुपए और खर्च होने जा रहा है, चूंकि गुज़िश्ता 10 बरस में मेरे साथ रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहब बेसिकली तौर पर वो क्या कह रहे हैं कि
आपकी हुकूमत ने 10 बरस से ज़्यादा आपकी हो गई, 2008 से मसलसल आपकी सिंध में हुकूमत है, तो जो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कराची शहर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, जो फोकस होना चाहिए था स्पेंडिंग का, ड्यू डिलिजेंस का, चूँकि आपने नहीं किया, इसलिए तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत को स्टेप इन करना पड़ रहा है, इंटरवीन करना पड़ रहा है कराची के लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए मसला इनके साथ ये है, एक तो ये गलत बयानी बहुत करते हैं, फिर झूठ इतनी महारत से कहते हैं और इतनी दफ़ा कहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि सामने वाले को सच लगने लगता है। अगर ये वफाक में इस वक्त बैठे हुए हैं और सिंध के साथ चंद मंसूबों के अंदर शराकत दारी कर रहे हैं तो ये एहसान नहीं कर रहे। ये फेडरल PSDP जो होती है ये तमाम सूबों के लिए होती है और उसमें वफाक जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सूबों में उसमें शराकत दारी करता है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से सिंध के साथ हो क्या रहा है। एक तो यह है कि NFC अवार्ड में जो जायज़ हक है सिंध का, उसमें से जो रकम पहुंचनी होती है वो कम पहुंचती है। इस साल भी 853 अरब रुपए कम पहुंचे हैं, 853 बिलियन। देखिए जब भी कोई सूबा अपना बजट बनाता है तो वो फेडरल ट्रांसफर्स में इंक्लूड करके उसके ऊपर अपने मंसूबे बनाता है, ठीक है। अगर आपको 853 बिलियन कम मिलेंगे इस साल में तो ज़ाहिरी बात है आपके वो तमाम मंसूबे जहाँ ये पैसे लगने थे वो शदीद मुतासर होंगे, जो कि हुए। दूसरी चीज़ ये है कि फेडरल PSDP के अंदर बतदरीज जब से ये हुकूमत आई है PTI की, सिंध का हिस्सा कटता चला जा रहा है। इस साल सिंध को फेडरल PSDP के अंदर सिर्फ 2 मंसूबे दिए गए और वो भी जिनको सिंध को, जो वो मंसूबे जिसकी सिंध को ज़रूरत नहीं है। पंजाब में 22 दिए गए, खैबर पख्तूनख्वा में 21 दिए गए, बलूचिस्तान में 15 और सिंध में 2, जिसके ऊपर हमने एहतजाज किया। अच्छा जब भी एहतजाज करो या कहो कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही, चाहे सिंध का जब पानी रोका जाता है, आप क्या डिस्प्यूट कर रही हैं कि जो इतनी लंबी लिस्ट सुनाई हमें इतनी लंबी लिस्ट जो सुनाई है खुर्रम जमान साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग के हवाले से, आप समझती हैं कि वो लिस्ट एग्जैजरेटेड है, गलत है, सिर्फ 2 ही मंसूबे आए हैं? वो जो एडिशनल वर्क्स की उन्होंने तो कम से कम 8-10 चीज़ें गिनवाई। देखिए पहली बात तो ये डॉक्टर साहब कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे और यहाँ का रुख किया ही था, अभी चंद घंटों के लिए इतनी अहमियत देते हैं। यूँ तो कहते हैं जी कराची शहर आ गया है, कराची रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को, लेकिन कराची के लिए चंद घंटे चले, उस चंद घंटों में अगर आप ब्रीफिंग ले रहे थे मंसूबों के हवाले से, तो जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको साथ बैठा तो लेते, उसकी भी कुछ सुन लेते, अपनी कुछ सुना देते, साथ ब्रीफिंग लेते। दुश्मनी तो नहीं है ना, अगर आपकी हुकूमत यहाँ पर नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सिंध के लोगों के साथ दुश्मनी करें। आप वज़ीर आला को तो बैठाए ना साथ। वो अच्छा, मतलब मुझे एक थर्ड कमेंट इसमें लेने दीजिए। अरशद वोरा साहब ने चले गए, इस तरह तो नहीं होता ना, कुछ हमारी भी मैं पहले अरशद वोरा साहब को इस डिस्कशन में लाऊं, मैं ज़ाहिर आपका जवाब तो लूंगा इस हवाले से। डॉक्टर साहब मैं एक थोड़ा सा आने दीजिए शमीला फारूकी साहब। अरशद वोरा साहब जो हैं वो डिप्टी मेयर रह चुके हैं, कराची के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के, ये भी एक पार्टी स्टेक होल्डर है। अरशद वोरा साहब, जो अपनी जो खुर्रम जमान साहब ने अपनी लिस्ट बताई है और जो शमीला फारूकी साहब कह रही है, उस पर आपका क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है? देखें डॉक्टर साहब, ये जो सब्जेक्ट दोनों ने पीपल्स पार्टी की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रेस किए गए, अगर इस पे हम बहस करने जाएं तो टाइम बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कंक्लूसिव रिमार्क्स ही कह लें कि ये जो है ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वफाक में वो सेट चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको वफाक में सेट चलने दे रही है, यहाँ पे सिंध में वो उनको तंग नहीं कर रहे, इसीलिए वो PDM का झटका पड़ा और फिर जो है इस वक्त PDM को जो लॉस हुआ वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी वहां से बैकआउट हो गई। तो ये दोनों का आपस में जो है ये आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सिलसिला चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ और ये आपस में सब एक हवा का नूरा कुश्ती, इतनी बड़ी बात कर दी आपने। बिल्कुल बहुत बड़ी बात। सिंध में जी बिल्कुल, सिंध में वो जी बिल्कुल वो ये कहते हैं सिंध में हम तुमको तंग नहीं कर रहे, वफाक में जो है आपने हमें तंग नहीं करना, वरना वफाक में जिस तरीके से PDM की जो तहरीक चल रही थी वहां पे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आ रही थी, जिस
तरीके से सॉफ्टली पीपल्स पार्टी वहाँ से बैकडोर से निकल गई। तो ये सारा जो है ये इनका मिला जुला गेम है। अब जहाँ तक बात है कि इन्होंने ये बात की कि ये जो प्रोजेक्ट्स जो गिनवाए गए, आई थिंक खुर्रम शेर जमान इज मिस इन्फॉर्म्ड, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये जिन प्रोजेक्टों को गिनवा रहे थे उसमें से शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे और जुबैर साहब जब गवर्नर थे, उस वक्त 25 बिलियन की जो नॉर्थ नाजाबाद की जो इन्होंने गिनवाए फ्लाईओवर्स, जो कि ज़रूरत नहीं थी शहर को और बना दिए गए जल्दबाजी में कि किसी तरीके से उसमें पैसा कमाना होता है ना, प्रोजेक्ट लगाने का मतलब होता है पैसा कमाना। यहाँ पे यही कंसेप्ट है इट इज। और ये जो है इसी तरीके से जो मंगोपी रोड की इन्होंने बात की, वो मंगोपी रोड जो है इनको शायद इल्म में नहीं है। गवर्नर साहब ने उसका वो कह रहे हैं अभी बन रही है, गवर्नर साहब उसकी ओपनिंग भी कर चुके हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी थी और 2 साल में 2 बारिशों में उस सड़क का वैसे ही बेड़ा गर्क भी हो गया और वो दोबारा भी बन गई। तो ये शायद इनकी नॉलेज में नहीं है, मैं इनकी नॉलेज में ये बातें ले आऊँ। बाकी रहा कि देखें हम इस झगड़े में पड़े, सिंध गवर्नमेंट जो है कि वो NFC अवार्ड पर बात कर रही है। NFC अवार्ड से सिंध गवर्नमेंट से ये पूछा जाए कि आपने प्रोविंशियल फाइनेंशियल PFC अवार्ड की कितनी मीटिंग्स की हैं? 13 साल में एक मीटिंग PFC अवार्ड की नहीं हुई है। ओवर 10,000 बिलियन रुपीज जो है। ठीक है, ब्रेक मुझे लेने दीजिए। 3 इश्यूज उठ गए यहाँ पे कराची में। 3 अरशद वोरा साहब इशू उठा दिए हैं। एक बहुत ही बड़ा सेंसेशनल इशू तो ये है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नूरा कुश्ती हो रही है, सेंटर में मिलकर दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिंध में उनको तंग नहीं करना चाहते। दूसरी बात है कि खुर्रम शेर जमान साहब ने खासी एग्जैजरेटेड मुबालगा आरआई पे अपनी कार्रवाई जो है वो सारी दिखाई है, वो हकीकत पे मबनी नहीं है जो लिस्ट उन्होंने सुनाई है। और तीसरी बात यह है कि सिंध हुकूमत जो है उसने खुद अपने PFC अवार्ड का क्या किया। तीनों चीज़ों पर बात करते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब का रद्द-ए-अमल और रिएक्शन लेते हैं, उसका रिस्पॉन्स लेते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची के हवाले से, जहां आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चंद घंटे गुजारे, ताहम कराची के हवाले से कोई नया इनिशिएटिव जो है सामने नहीं आया। एक बहुत उसकी तवक्को है सियासी हलकों को, पाकिस्तान के मीडिया को। इस वक्त मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल है कराची के हवाले से शमीला फारूकी साहिबा, जनाब खुर्रम शेर जमान साहब और अरशद वोरा साहब जो कराची के एक्स डिप्टी मेयर रह चुके हैं। और ब्रेक से पहले अरशद वोरा साहब का कहना यह था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो एक नूरा कुश्ती है। फेडरल गवर्नमेंट में भी और सिंध के अंदर भी नूरा कुश्ती है। दोनों जमातें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। जो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट गुनवाई है जनाब खुर्रम शेर जमान साहब ने, वो बहुत ही मुबालगा आरआई पे मबनी है। और बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पिछली हुकूमतों ने शुरू किए, कुछ ऐसे भी थे जो गैर ज़रूरी थे। और सिंध हुकूमत को जो ये कह रही है, जो बिलावल साहब कहते हैं NFC अवार्ड के हवाले से अगर वो शिकायत करते हैं, तो PFC जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमिश्नर अवार्ड है उसका क्या हुआ? यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब, आपका राइट है जवाब देने का। नहीं, इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान हो जाता है और कम से कम मेरे ख्याल से ऐसी सियासी जमात की तरफ से नहीं आना चाहिए जिसके पास पूरे पाकिस्तान में काउंसलर की सीट भी मौजूद ना हो। ये नामुनासिब बात है इस तरह कह देना, क्योंकि जब कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो वो तमाम वही बातें हैं जो मैंने आपसे रिपीट की हैं, जिनको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को पूरी डिटेल के अंदर आज बताया गया है कि उनका स्टेटस क्या है। मैंने तो आपको तमाम वो चीज़ें बताई ना जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनका काम मुकम्मल हो चुका है। कुछ चीज़ें जो रह गई जिसके बारे में मैंने आपसे बताया K4 और ग्रीन लाइन और इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर, ये 3 चीज़ें हैं जो कि पेंडिंग है। बाकी तो तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं। जिस नूरा कुश्ती के बारे में बात करें, मुझे नहीं पता, वो उसके बारे में जवाब ज़्यादा बेहतर जो शर्मिला साहबा दे सकती है। लेकिन देखें डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ना, मैं तो आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं कि क्यों नहीं पता, तहरीक इंसाफ से तो आप भी हैं। आपने जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं तो डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ, आप बताएं ना कि आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, आज पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे है। पूरी दुनिया के अंदर जो इकॉनमी है वो लोगों की दुनिया भर की नीचे जा रही है, लेकिन आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बेहतर हो गई है। आज पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आज पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में आपकी वाह हो रही है। आपके दुनिया के अंदर पहले जो आपके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते तो हमें तो शर्म आती थी बताते हुए भी कि हम कौन से मुल्क से जो है हमारी वाबस्तगी है, कौन हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है। आज वो कहाँ है दुनिया के अंदर, क्या उनका म्यार है? सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डॉक्टर साहब आज एक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है। पाकिस्तान में दुनिया में उसकी पहचान है और इनफैक्ट डिस्कशंस किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आए जिसके अंदर कोविड के दौरान जो है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ है। सो हम तो ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब दिन भर मेहनत कर रहे हैं, आप उस चीज़ को देख रहे हैं। पाकिस्तान में अरबों की तादाद के अंदर जो है वो दरख्त लगाए गए हैं। कभी ऐसा पहले
पहले सोचा नहीं गया था डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में एहसास के जरिए लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को जो है उनकी मदद की जा रही है। वजीर आजम साहब जो है प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है जिक्र कर रहे हैं, इसमें से बहुत सी चीजें सही भी होंगी, लेकिन वो सवालात तो वहीं रह गए कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत से पिछली हुकूमतों ने शुरू कर रखे थे। जो वोरा साहब ने सवाल उठाया कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इससे पहले PMLN शुरू कर चुकी थी, और फिर है कि PDM की मूवमेंट नहीं देखें प्रोजेक्ट्स का हुआ कि आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके तावन देखने में आया। अगर आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि PMLN के दौर का था, तो सिर्फ वो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है ग्रीन लाइन। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीन लाइन जो है पिछली हुकूमत ने अपना काम जो था मुकम्मल कर लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना दिया था, और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने बसेस भी लेकर आनी थी और उन्होंने IT सिस्टम भी बनाना था, जो कि इन्होंने इनकार कर दिया, बोला वो हम नहीं बना सकते। लिहाजा वो वफाकी हुकूमत है जो उनको पूरा मुकम्मल करके दे रही है। देखिए हमने तो डॉक्टर साहब देखा ना कि पिछले 13 साल में पाकिस्तान किस तरफ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का क्या हाल किया। आज की तारीख के अंदर भी कुत्ते के काटने से इस सूबे के अंदर बच्चे मर रहे हैं। कल का वाकया है लाड़काना के अंदर, बच्चे ने नहर के अंदर छलांग मार दी क्योंकि कुत्ता जंगली उसके पीछे भाग रहा था। अगर वो बच भी जाता, छलांग नहीं मारता, काट लेता, तो उसके बाद दवाई नहीं होनी थी। तो हालात हमारे सूबे सिंध के अंदर बेहतर नहीं हो रहे। चाहे लाड़काना की बात करें जहां से बिलावल जीत कर आए, चाहे आप नवाब शाह की बात करें जहां से जरदारी साहब जीत कर आए, चाहे आपके चीफ मिनिस्टर जहां से 7 से जीत कर आए, कोई ऐसा शहर नहीं है डॉक्टर साहब, शहर को छोड़े एक यूनियन काउंसिल नहीं है सूबे के अंदर जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को बेसिक नेसेसिटीज फराहम की हो। आज आप मुझे बताएं ना डॉक्टर साहब, जो क़यामत आती है वो सूबे सिंध के अंदर क्यों आती है? जो मुसीबत आती है। अरशद वोरा साहब ने जो सवाल उठाया ना, खुर्रम शेर जमान साहब, मुझे फिर जाने। अरशद वोरा साहब देखें, वो तो नहीं मान रहे आपकी बात। आपने जो थोड़ा सा आप जो काउंटर उन्होंने कहा है, बहुत से डिफरेंसेस आपके बताएं, वो इस चीज़ उसकी तरफ अगर हम आ सकें। अरशद वोरा साहब आपका क्या रिस्पॉन्स है जो खुर्रम शेर जमान ने कहा? आपको बताऊं, शर्मिला भी वैसे मेरे साथ आ गई। जी देखें, बात ये है, अभी थोड़ी देर पहले शर्मिला ने भी शायद यही कहा था, और ये जिस ढटाई से ये लोग झूठ बोलते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आवाम को अभी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान शायद दुनिया में सबसे बेहतर मुल्क इस वक्त है। इनसे कोई ये पूछ ले कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है डॉलर कहाँ पहुँच गया है, और जो है बांग्लादेश और इंडिया और अफगानिस्तान से कंपैरिजन कर लें ये पाकिस्तान का, ठीक है। इनसे कोई ये पूछ ले कि ये जिस एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, आज से 15 साल पहले की एक्सपोर्ट को और उस वक्त के डॉलर के रेट को लेकर कंपैरिजन कर ले, तो इन्हें पता चलेगा कि इनकी एक्सपोर्ट जो है 15 साल से भी कम इस वक्त इकोनॉमिकली है, उस वक्त के डॉलर की रेट को और आज के डॉलर की रेट को कंपेयर करके। तो ये पता नहीं है इनको, ये गरीब आवाम के पास जाएं तो इन्हें पता चले। ये बात कर रहे हैं कि गलियां और सड़कें बना दी। 12 अरब रुपए इनके MNAs को अली जैदी साहब ने एक TV प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया कि मिले, और बाकी 3 अरब रुपए MQM वालों को, तकरीबन 15 अरब रुपए इनके MNAs को मिले। ये इनसे पूछ ले कि कराची की कौन सी गलियां और सड़कें इन्होंने बना दी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी पर सवाल आता है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 सालों में एक कतरा कराची को पानी का नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स बसों की बात करते थे कि कभी 1000 बसें, तो कभी 200 बसें, तो कभी 500 बसें, एक बस कराची में ऐड नहीं की इन्होंने। ये जिस सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं, 2 दफा इनके वफाक के मिनिस्टर आया और उसके बाद फिर किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ। वो शर्मिला फारूकी साहब को जवाब देने दीजिए। शर्मिला, मैं आप ही तरफ आ रहा था, जो ये बात अरशद वोरा साहब ने कर दी है ना कि आप लोग वैसे तो बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन आपके दरमियान में एक नूरा कुश्ती हो रही है, बिकॉज आपके जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो एक डायरेक्शन में मुश्तरका इंटरेस्ट है आपके, इसीलिए PDM की मूवमेंट फेल होगी। हमारे दरमियान किसी किस्म की नूरा कुश्ती नहीं हो रही वफाक की जानिब से, बल्कि मैं कहूँगी PTI की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिंध के साथ एक सौतेलों वाला सलूक किया जा रहा है। हम इस बात को असम्बली में भी उठाते हैं, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो NFC वार्ड के मद में जो रकम मिलनी है सिंध को, और जब भी बात करो ना तो ये आगे से कहते हैं हम सिंध पता करने आ रहे हैं, हम गवर्नर रूल लगा रहे हैं, हम एमरजेंसी लगा रहे हैं। मतलब आप बात भी नहीं इनसे कर सकते। देखिए ना, अब मुझे एक बात बताइए, आज वज़ीर आज़म अगर आए हैं, कराची में बैठे हैं और सिंध के मंसूबों के हवाले से अगर ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो क्या ऐसा मसला है या क्या ऐसी डिसलाइक है चीफ मिनिस्टर सिंध से कि उनको साथ नहीं बुलाया जा रहा? इट इज़ ओनली एक कॉमन कर्टसी होती है, ये प्रोटोकॉल होता है कि जिस सूबे में आप जा रहे हैं उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव को आप इन्फॉर्म करें, वो आपकी हाजिरी में रहेगा।
वो आपको रिसीव करेगा एयरपोर्ट पे, वो आपके साथ हर जगह जाता है। अच्छा, इसका जवाब वैसे खुर्रम शेर जमान साहब को इसका जवाब देना चाहिए। शमीला फारूकी, आप एग्री करेंगी कि खुर्रम शेर जमान साहब मस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट कि क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर सन जो है उनको मदूफ किया जाता, उनको साथ किया जाता? खुर्रम, इसकी क्या वजह हो सकती है कि बेसिक एटिकेट्स जो हैं वो आपकी पार्टी फॉलो नहीं करती? मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब ऐसे शख्स के साथ बैठना पसंद नहीं करती जिसके खिलाफ अरबों रुपए की केसेस चल रहे हैं। वजीर आजम साहब ऐसे चीफ मिनिस्टर के साथ शायद बैठना पसंद ना करें जिसकी नालायकी की वजह से आज पूरा सिंध जो है उसकी चीखें निकली हुई हैं। वजीर आजम साहब अगर उनको नहीं बुला रहे तो शायद उसकी वजह यही होगी कि ये अपने हिसाब किताब तो दें जो अरबों रुपए इनको पिछले 2.5 साल के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से मिले हैं, उसमें सूबे सिंध के लोगों को क्या बेहतरी हुई है। वजीर आजम साहब बिल्कुल भी ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे जो जिनके ऊपर जो है वो इस वक्त नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने ये बताना है कि जो कि पेंशन के फेक पेंशनर्स के अकाउंट्स के बारे में नहीं बता सके, उनके साथ क्या वजीर आजम साहब बैठेंगे? आज से 1.5 साल पहले वजीर आजम साहब जरूर बैठे थे मुराद अली शाह के साथ। उनके साथ बैठते हुए हमने कड़वा घूंट पिया था, और कड़वा घूंट हमने इसलिए पिया था कि कराची के शहरियों की बेहतरी की खातिर। आप मुझे बताएं कि 1.5 साल के अंदर जितना पैसा हमने इनको कराची के लिए दिया, इन्होंने कहां पे खर्च किया? जब इनसे हम हिसाब किताब मांगते हैं तो ये सिंध कार्ड खेलना उस पे जवाब ले लें कि शमीला जो अरबों रुपए जवाब मिले दिया है कि वो जरा उसका बता दो कि वो पैसा कहां खर्च हुआ है। तो ये कहते हैं कि हमें एनएफसी के जरिए आपने पैसा दिया है। उन्होंने खासा मौसर किस्म का स्टैंड ले लिया। ठीक, जरा जरूर रुकें। शमीला को तो एक पूरा उन्होंने प्रोफाइल बैठना चाहते हैं हम इनके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। इसके अलावा इनको अपने अलावा हर कोई चोर और डाकू नजर आता है, और वही लोग जो हमारी जमात में इनको पहले चोर और डाकू नजर आते थे, जब वो इनकी जमात में चले गए तो इन्होंने उनको बड़े बड़े ओहदे दे दिए। बात यह है कि मैंने कहा ना कि आपको बेशक मुराद अली शाह ना पसंद हो, आपको बेशक पीपल्स पार्टी ना पसंद हो, लेकिन बहैसियत मुल्क के वजीर, अगर आप मुल्क के वजीर आजम हैं, अगर आप सिर्फ पंजाब के और KPK के वजीर आजम, वो अलग बात है। अगर आप पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं और आपने वफाक में बैठ के तमाम सूबों के साथ यकसा सलूक करना है, तो आपको देखें सियासत में आपको बहुत सारे लोग पसंद होंगे ना पसंद होंगे। आपके इर्द गिर्द देखें बड़े बड़े माफिया के लोग बैठे हैं, आपने उनको अपनी काबीना में बिठाया हुआ है। बल्दिया फैक्ट्री के जो कातिल हैं उनको तो आज अपनी काबीना में बिठा के आपने रखा हुआ है, जिनके खिलाफ आपने अपने लोग भेजे थे कि जाके स्कॉटलैंड यार्ड में जाके शिकायत करके आओ और कंप्लेन करके आओ, जिनको आप कहते थे कि शेख रशीद के बारे में इमरान खान साहब के क्या तासुरात है, वो वीडियो क्लिप चला दें ना। आज उनको मुल्क का वजीर दाखिला बनाया हुआ है, ठीक है, ये रहने दें। वो तो कहते थे कि वो, मैं आपको कहना नहीं चाहती क्योंकि मैं इस किस्म की गुफ्तगू करती नहीं, मुझे इस किस्म के अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल ना करते। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, लेकिन जो बड़ी मुझे ब्रेक ले दीजिए। मैं कुछ और सवाल मेरे पास हैं आपसे पूछने के लिए, आप सभी लोगों से पूछने के लिए कराची के हवाले से और कराची की डेवलपमेंट और खास करके जो कुत्ते काट। एक ब्रेक हम ले लें और ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं शमीला फारूकी साहबा, मेरे साथ हैं अरशद वोरा और खुर्रम शेर जमान साहब। लेट्स सी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चंद घंटे के लिए पहुंचे, लेकिन कराची शहर के हवाले से कोई नया इनिशिएटिव जो है या मुलाकातें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं शमीला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अरशद वोरा साहब जो हैं वो पाक सरजमीन पार्टी से, जिससे पहले डिप्टी मेयर जो है वो कराची शहर के रह चुके हैं। अरशद वोरा साहब, एक कराची से ही सिविल सर्वेंट जो हैं उन्होंने मुझे ये बताया इस ब्रेक के दरमियान में कि ये जो कुत्तों का वाक़या है इस पर कोई बात नहीं करता, सब लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर इसको डाल देते हैं और ये एक नई जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बहुत सा मसला जो है वो ये जो एनिमल राइट NGOs हैं इन्होंने कराची में पैदा किया, जिन्होंने अदालतों में जाके गालिबन सुप्रीम कोर्ट से ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि जो आवारा कुत्ते थे जिन्हें पहले गोली मारी जा सकती थी, गोली बड़ी सस्ती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनको कहा गया कि नहीं, इनको सिर्फ जहर दिया जा सकता है। और वहाँ से मसला ये खड़ा हुआ है कि उस शहर में जहाँ इंसानों को हज़ारों गोलियाँ मारी गई हैं और जहाँ अब कुत्ते जो हैं वो इंसानों को खा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वहाँ पर अब सिर्फ ये बहस हो रही है कि वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन नहीं। इस पर क्या है आपका रद्द अमल, क्या बताएंगे आप हमें? देखें, पूरी दुनिया में जो है ना अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये गोली मारना और जहर देना जो है ये अब जो है बिल्कुल सही बात है। एनिमल राइट्स वाले जो है चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके जो तरीक़ाकार है उसको अगर बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया जाता, आज से 5-6 साल पहले करते हैं कि बच्चों को और इंसानों को कुत्ते खाएं।
नहीं, देखें उसका तरीकाकार ये है कि इन कुत्तों की वैक्सीनेशन, इन कुत्तों को जो है ले जाके उनको न्यूट्रलाइज करना, स्टरलाइज करना, ये जो है ना, ये एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को अगर प्रॉपरली फॉलो कर लिया जाता तो इससे बहुत फर्क पड़ चुका होता आज तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस प्रोसेस को इनिशिएट किया, लेकिन उसके बाद इस प्रोसेस में जो प्रोग्रेस है वो 0% है। तो ये भी फिर जाहिर सी बात है, ये दिस इज ऑल मैनेजमेंट इशू, ये सिंध गवर्नमेंट पर ही फिर इसका इल्जाम आएगा, क्योंकि वही जिम्मेदार है। जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करना था उस प्रोसीजर को सिंध गवर्नमेंट ने ही अडॉप्ट करना था। लेकिन ये बहस जो अब आप कह रहे हैं, ये पहले तो कभी सुनने में नहीं आई टेलीविजन में, यहाँ तो सिर्फ ये बहस होती है। अभी खुर्रम शेर जमान साहब, अगर बात ये है जो अब कह रहे हैं वोहरा साहब कि भाई तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बहस तो कभी हुई नहीं गई, कहा कि यहाँ वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। आप लोग तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि कुत्ते खाते रहे लोगों को, बच्चों को, और उसके बाद वैक्सीन जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है। जिस वैक्सीन की बात हो रही है, डॉक्टर साहब देखें, जिस वैक्सीन की बात हो रही है वो वैक्सीन जो है काटने के बाद जो लगती है, हमें तो, मैं बात कर रहा था प्रिकॉशनरी मेजर्स की। ये जो बात हो रही है, मैं समझ रहा हूं उसको सर, डॉक्टर काटने के बाद है वो ये है कि कुत्ते काटे ही लोगों को फिर वैक्सीन लगे। क्या बात है खुर्रम शेर जमान साहब, क्यों नहीं? देखिए असल में डॉक्टर साहब गुजारिश है कि कुत्तों का जो देखिए डॉक्टर साहब गुजारिश है कि ये मामला पिछले 8 साल से सिंध असेंबली के अंदर मैं ज़ाती तौर पे तकरीबन हर सेशन के अंदर उठा रहा हूँ। हर सेशन में कंटिन्यूस बेसिस पे इसके ऊपर बात हो रही है। और यहाँ तक कि जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं अजरा पेचियो साहिबा, उन्होंने ये बोला कि सिंध हुकूमत ने जो 50 करोड़ रुपए अपने लगाए हैं ये भी ज़ाया हो जाएंगे इनको न्यूट्रल करने पर। उन्होंने ये फरमाया कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बेशुमार ऐसे केसेस हो रहे हैं और बच्चे मरे जा रहे हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात बताई कि अगर एक कुत्ता अगर बच्चे को काटता है उसके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो जहर इतना जल्दी दिमाग तक पहुंच जाता है कि बच्चा नहीं बच पाता। सो ये जब सारी रियलिटीज़ हैं तो जो हुकूमत पिछले 13 साल में इक़्तिदार में, डॉक्टर साहब उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने कोई रास्ता निकालना है। हो सकता है बाकी शहरों के अंदर भी ऐसे केसेस हो रहे हो, नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब मैं कितने घरानों के अंदर उन माओं को रोते हुए मैंने देखा है, उन वालदैन को रोते हुए देखा है कि जिनके बच्चों को कुत्ते के काटने से उनके इंतकाल हो गए, वो बच्चे मर गए हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि अगर वो बच्चे को कुत्ता अगर सर की तरफ काटता है, लेकिन अगर पैर पे काटता है तो उसके लिए डॉक्टर साहब वैक्सीन नहीं है। जो एक लिबरल एनिमल राइट्स वाली मूवमेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों की हुकूमत को तो कोई इसका हल निकालना है ना। आखिर ये मसला जो है वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं है, ये मसला पंजाब में क्यों नजर नहीं आ रहा, ये शिकायत खैबर पख्तूनख्वा से क्यों नहीं आ रही, आपके ही शहर से क्यों ये शिकायत आ रही है आवारा कुत्तों के काटने की? Allow me to give my 2 cents on this. आपको पता है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स के केसेस कहाँ हैं? Let me enlighten you on this. सबसे ज़्यादा डॉग बाइट इस वक्त रावलपिंडी के अंदर हैं। पिछले 1 माह के अंदर 400 डॉग बाइट्स के केसेस रावलपिंडी के अंदर अलोन। मैं मुकाबलेबाजी में नहीं पढ़ना चाहती कि जी इसका मतलब कराची में भी होने चाहिए, इसका मतलब सिंध में भी होने चाहिए। मुझे बात करने दें, लेट मी कंप्लीट। मुझे ना कराची में होना चाहिए, ना लाड़काना में, ना रावलपिंडी में, ना पेशावर में। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके इन्फेक्शियस डिजीज के फोकल पर्सन डॉक्टर इनायत इन्होंने ये रिलीज करी है खबर। और मैं आपको बात बताऊं कि हाँ ये भी एक हकीकत है कि एनिमल राइट्स, देखिए कुत्तों को मार देना ये मसले का हल नहीं है। एक तरीके कार आता है सिविलाइज दुनिया में कि आप स्ट्रे डॉग्स को नर्चर, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होती जाए और स्ट्रे डॉग्स को आप वैक्सीनेट करें। और आप नहीं, अच्छा कुत्तों की पॉपुलेशन को ख़त्म करना जो है वो जालिमाना नहीं है, यानी उनकी रेस को ख़त्म कर देना आप कह रही हैं जालिमाना नहीं है, चूँकि वो सोफिस्टिकेटेड लगता है, मतलब वो हमें रहमदिल चीज़ लगती है कि उनकी नस्ल ही ख़त्म कर दी जाए। नस्ल ख़त्म नहीं करें, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं अगर वो नुकसान पहुँचा रहे हैं तो या तो आप फिर उनको ले जाके नर्चर करके और उनको वैक्सीनेट करके आप किसी सेंचुरी में ले जाएं जहाँ तो गोली मारने में क्या हर्ज है? हैं ऐसे NGOs जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर इस वक्त इस वक्त तो खैर पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, जहाँ पर बहुत सारे और इंसानों के लिए मेडिकल बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं, लोगों को यहाँ पर सेहत की सहूलियात पूरी नहीं पड़ती, वहाँ पर
इस एस्पेक्ट के ऊपर बात करना या इसके ऊपर काम करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। चले इस पे होना चले, चाहिए। ठीक है, एक मौकफ इसका आ गया, एक डिफरेंट पहलू से आ गया। ये पूछें 50 करोड़ रुपए कहाँ गए? एक और सिविल सर्वेंट जो हैं, इनसे ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब 50 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए साहब, एक और सिविल सर्वेंट जो है, उन्होंने ये कहा कि कराची शहर के मसाइल ये पूछ दो किस्म के हल हो सकते हैं। तो आप तीनों के साथ में रख रहा हूं, अरशद वोरा साहब, कराची शहर के दो किस्म के हल हो सकते हैं। एक और टॉप सिविल सर्वेंट का कहना है, अरशद वोरा साहब के टॉप सिविल सर्वेंट का मुझे ये कहना है टेक्स्ट करके कि कराची शहर के दो ही हल हो सकते हैं। या तो इसको फेडरल टेरिटरी बना दें, जैसे 1 यूनिट से ये पहले था, जैसे दिल्ली भी है फेडरल टेरिटरी, उस वक्त सिंध का कैपिटल भी कराची था 50-60s में और फेडरल गवर्नमेंट का भी था। या तो उसको फेडरल टेरिटरी बना दें या फिर इसको एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट शहर जो है बना दें। इसमें क्या आप इस पर कहेंगे? क्विक कॉमेंट्स। देखें, ये सारे जो है ना, ये कराची को फतह करने के सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। कराची की आवाम को जो उनके असल हुकूक हैं उसकी कोई बात नहीं करता। ये कोई बात नहीं करता कि कराची की आवाम के लिए जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, उन लोगों ने जितने पैसे लूटे हैं वो नहीं, ये तरीका ही नहीं है ना। आप फेडरल कैपिटल में ले जाएं तो फेडरल कैपिटल वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी लूट के खा रहे हैं। आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बात डाल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट शहर बनाने की, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपको जो है सिंसियरिटी के साथ जो है आपको इस शहर को सर्व करना होगा। आपको इस शहर को फतह नहीं करना। आपने शहर को, इस शहर की आवाम को गुलाम नहीं बनाना, इस शहर को फतह नहीं करना, इस शहर को सर्व करना है। ये शहर आपका जो 4000 अरब का आप अपने बजट बनाते हैं, उसमें 3000 अरब रुपए तकरीबन कंट्रीब्यूट करता है। ये शहर जिसमें आप ग्रीन लाइन के लिए लड़ रहे हो, सिर्फ सूबे सिंध को ये शहर 100 अरब रुपए से ज्यादा 125 अरब रुपए साल का देता है। हर साल एक ग्रीन लाइन यहाँ पे बन सकती है इसी शहर के पैसों से। लेकिन इस शहर के साथ जो जालिमाना सलूक किया जा रहा है, अच्छा, वो तो खैर इसलिए है कि पूरे मुल्क के जो इंपोर्ट लेवल पे टैक्सेस हैं, कस्टम्स की और इनकम टैक्सेस हैं, वो यहाँ से कलेक्ट हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है, बहुत बड़ी वजह। तो खैर ये जरा खुर्रम शेरजमान साहब, क्या कराची के मसाइल का हल है? क्या इसको फेडरल टेरिटरी होना चाहिए, मुकम्मल इंडिपेंडेंट एक सिटी होना चाहिए, ऑटोनमस सिटी सिंगापुर की तरह? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं। हम कराची जो है एक सूबे सिंध का शहर है, सूबे सिंध का हिस्सा है, और मसाइल सर सिर्फ कराची के नहीं, इससे ज़्यादा बदतर हाल जो हैं वो लाड़काना, नवाब शाह, इंटीरियर सिंध के बाकी जितने शहर हैं, इससे ज़्यादा बुरा हाल है। लोगों की चीखें निकली हुई डॉक्टर साहब, लोग मरे हुए हैं। एक ही हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में इक़्तिदार के अंदर रहेगी, सूबे सिंध के हर शहर का ये हाल होगा। थर में बच्चे भूख से मरेंगे, लड़काना में लोग एड्स से मरेंगे, कराची के अंदर जवाब देना पड़ेगा, मुझे जवाब लेना पड़ेगा। शमीला फारूकी साहब से मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। शमीला फारूकी साहब, there is no other way out, I'm telling you. The only problem of this province is Pakistan People's Party, nothing else. डॉक्टर साहब, मैं क्विक रिस्पांस बिफोर द प्रोग्राम एंड्स। इस बात का क्या जवाब दूं कि प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनसे ना हम ना निगले जा रहे हैं, ना हजम किए जा रहे हैं। इनकी ये जो हमारी अभी बलूचिस्तान में भी बड़े लोगों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार करी, इनके अपने सिटिंग MPs कराची के पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के लिए बैठे हैं, हमसे राब्ता में बैठे हुए हैं रोज। इनको पता है, किसने मना किया? ले लीजिए। इनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे खड़े करने के लिए। इनका इतना बुरा हाल खत्म हो गया। शमीला फारूकी साहब, जमान साहब, वोरा साहब का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कराची पहुंचे कुछ घंटे के लिए। कोई इनिशिएटिव कराची हवाले से नहीं आया, हालांकि वो शहर है जिससे गैर मुतवक्का तौर पर तहरीक इंसाफ को 2018 का इलेक्शन जीतने में मदद दी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा टैक्स पेयर, मसाइल बेतहाशा हैं, उस हवाले से डिस्कशन थी। फैसला आपका। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।